इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल क्यों कौन होते हैं? ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो दो चीजें थी। एक तो थे आपके लिम्फोसाइट। कौन थे? लिम्फोसाइट। याद आ रहा है ना? सबसे पहला परसों जो चार्ट मैंने बनाया था उसमें बताया था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी में होते हैं बैरियर, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में, एक एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इन दोनों को डिटेल में हम कल पढ़ चुके हैं। अब आता है ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को बनाता कौन है, इसे मेंटेन करके कौन रखता है? तो एक है आपके कौन से? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट में दो टाइप के लिम्फोसाइट हैं। एक तो लिम्फोसाइट था आपका, कौन सा लिम्फोसाइट था? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। और एक था बी, पहले बी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो बनाता है, टी लिम्फोसाइट आपका थाइमस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट कौन बनाता है और टी लिम्फोसाइट कौन बनाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ये बी लिम्फोसाइट कहाँ पर फॉर्म होता है? फॉर्म बाय थाइमस। ठीक है, ये थाइमस में बनता है। बी से फॉर्म्स बाय बोन मैरो। थाइमस नहीं है, किससे बनता है आपका? बोन मैरो से। बी है तो बी बनता है बोन मैरो से। बी लिम्फोसाइट कौन बनाता है? बोन मैरो बनाता है, कि बी है और बी से बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट कौन बनाता है? फॉर्म बाय थाइमस। ठीक है, जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है उससे बनते हैं कौन से? टी लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं जो बी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी, बी लिम्फोसाइट को कौन बनाता है? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो से जो बी लिम्फोसाइट बने, ये किसकी तरह वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं एज अ आर्मी, एज अ सोल्डर ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की आर्मी की तरह, एक सेफ्टी गार्ड की तरह वर्क करते हैं। कौन? बी लिम्फोसाइट। तो ये वर्क करते हैं एज अ सेफ्टी गार्ड। सेफ्टी गार्ड, ये हमारी बॉडी के सेफ्टी गार्ड की तरह वर्क करते हैं, एज अ सेफ्टी गार्ड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है बेटा यहाँ पर, कि जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? टी से थाइमस, बी से बोन मैरो। इस तरीके से आप याद रखेंगे, टी से थाइमस और बी से बोन मैरो। ठीक, ये वर्क कैसे करते हैं? एज अ सेफ्टी गार्ड। बी जो लिम्फोसाइट है एज अ सेफ्टी गार्ड वर्क करते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज आप समझते हैं ना? एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज क्या करती हैं? किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं? एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं। आपको बताया था ना मैंने कल, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स एंटर कर जाता है, वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने के लिए एंटीजन बनाता है, और उस एंटीजन के जो भी एडवर्स इफेक्ट है उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। तो हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हमारी इम्यूनिटी के लिए। बात समझ में आया? तो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती हैं कौन? ये बी लिम्फोसाइट। इन टोटल हम कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती हैं कौन? ये बी लिम्फोसाइट। ये हमारी बॉडी में एक सेफ्टी गार्ड की तरह वर्क करती हैं और एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज बनेगी तो हमें किसी टाइप की डिसीज नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट फॉर्म होती है किसके अंदर? थाइमस के अंदर, और ये हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन द functioning in the functioning of they help in the functioning of B lymphocyte.
ठीक है, इनका क्या काम है, टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, ये हेल्प करती हैं किसको, इनको हेल्प करती हैं। ठीक है, इनको हेल्प करती हैं किसमें, इनके फंक्शनिंग में। बात समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा फंक्शनिंग कौन कर रहा है, बी लिम्फोसाइट। किसे बना रहा है, एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए बी लिम्फोसाइट है। लेकिन ये एंटीबॉडी इजिली बना सके, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी इजिली बना सके, तो उसे हेल्प करता है कौन, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, बी लिम्फोसाइट को क्या करना, हेल्प करना। और बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दो टाइप की लिम्फोसाइट जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब दूसरा था आपका कुछ सिस्टम थे जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। एक था आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसी का दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि क्या बोरिंग सा पार्ट है। ठीक है, बोरिंग तो नहीं है, चैप्टर है तो भाई पढ़ना पड़ेगा ये। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसका मतलब एक ही होता है। और दूसरा है आपका, दूसरा है इसमें सेल मीडिएटेड के बाद और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बाद आपका कौन सा वाला, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, सेल मीडिएटेड अलग है, एंटीबॉडी और ये दोनों सेम है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और सेल मीडिएटेड अलग है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है आपकी, अलग है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और ह्यूमोरल एक ही है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी अलग है। अब होती क्या है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो सबसे पहले इसे देखिएगा। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनने से, नाम से ही पता चल रहा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एंटीबॉडी बनने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। समझ रहे हैं ना, एंटीबॉडी क्या होती है, जो कि हमें डिसीज नहीं होने देती है। तो एंटीबॉडी अगर बन जाती है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिसीज नहीं होती है। ह्यूमोरल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये इंक्लूड होती है किसमें, इसमें इंक्लूड होता है, दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ, इसमें ह्यूमोरल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आपका इंक्लूड होता है ब्लड और दूसरा आपका लिम्फ। ठीक है, अब लिम्फ में लिम्फ वेसल्स आ सकती हैं, लिम्फ नोड्स आ सकते हैं, ये सब। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं और ये एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट होंगी, ब्लड में। ठीक है, जैसे ब्लड में आपकी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है WBC, और WBC में भी कौन, न्यूट्रोफिल्स, कल समझाया था मैंने आपको। बिल्कुल वैसे ही लिम्फ भी आपकी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जो मेन मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड में कौन है, मेन वर्क करता है, प्ले करता है कौन, एंटीबॉडीज। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आता है दूसरा वाला कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, इसमें मेन आपका कौन होता है, तो इट इज मीडिएटेड बाय, ठीक है, इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। ठीक, ये डायरेक्टली इट इज मीडिएटेड बाय, यहां लिख दूं, इट इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कहां पर, ब्लड की और लिम्फ की। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इट इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट से मीडिएट होती है, ये लिम्फोसाइट से क्या होती है, मीडिएट होती है, कौन सी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें, जो ये आपका है कि किससे मीडिएट होती है, नाम से ही पता चल जाता है ये तो। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी है जो कि सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है। ठीक है, हमारी बॉडी की कौन सी इम्यूनिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब क्या है, कौन सा सेल हमारी बॉडी का है और कौन सा सेल हमारी बॉडी का नहीं है। ठीक है, जैसे कि
एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, ठीक है, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक क्या है, एक सेल ही तो हुआ। तो हमारी बॉडी के अंदर जब इतने सारे सेल हैं, ठीक है, तो उन सेल पर एंटीबॉडीज इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन जो बाहर से सेल आया है उस पर हमारी एंटीबॉडीज उस सेल को किल कर देती हैं, ठीक है। बाहर से आने का मतलब है कोई फॉरेन सेल का मतलब है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन पहचानता है, ये नॉन सेल्फ को कौन पहचानता है कि ये हमारी बॉडी की सेल नहीं है, कोई फॉरेन आ गया है, इस पर हमला करो, ये पहचानता है कौन, आपका ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बात समझ में आई? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है। तो आप लिख सकते हैं इट आइडेंटिफाई, ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, इट आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है, ये अपना और पराया करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने और पराये को कौन डिफरेंशिएट करता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये अपने और पराये को डिफरेंशिएट कर सकती है, ठीक है। और इसी अपने और पराये के कारण ही ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इट create adverse effect on organ transplantation, ठीक है। ये क्या करती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है कौन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट कॉज करने का मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई, ठीक है, किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई, तो भाई उसे कोई दूसरे पर्सन की किडनी उसके अंदर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरे पर्सन की किडनी लगाई, अब आप खुद समझिए कि हमारा जो ये सिस्टम है सभी के अंदर ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, ये एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान लेती है कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं है। तो जब इतनी बड़ी किडनी लगाई जाएगी तो इसे तो वो बिल्कुल क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये बहुत जल्दी ही नॉन सेल्फ को पहचान के और उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। आप समझ रहे हो ना कि एक बॉडी जिसके अंदर किडनी खराब हो गई है, अब उसकी किडनी सही करने के लिए दूसरी किडनी हमने क्या कर दी, ट्रांसप्लांट की। ये हो तो रहा है उस बॉडी के लिए अच्छा, लेकिन बॉडी अपना दिमाग चला रही है, वो सोच रही है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इतना बड़ी चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गई है जो कि इस बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो सेल इम्यूनिटी है उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती, इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। अब सुनिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले जो ऑर्गन डोनेट किया जा रहा है, जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप और जिसके अंदर रिसीवर है, मींस जो रिसीव कर रहा है उस ऑर्गन को, उसका ब्लड ग्रुप और डिफरेंट जो फैक्टर है, RH फैक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर से ये मैच करने पड़ते हैं कि बिल्कुल सेम हो। अगर थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है तो जो रिसीवर की बॉडी है वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। और साथ के साथ भाई दो बॉडी बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकती, आपको भी पता है, ठीक है। कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, आपका डोनर और रिसीवर आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, बिल्कुल ब्लड रिलेशन में क्यों ना हो, फिर भी इन दोनों में कुछ ना कुछ फैक्टर्स में डिफरेंस होंगे, 100% होंगे। तो इसको मींस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करना पड़ता है, हमें सप्रेस करना पड़ता है। कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जब वीक हो जाएगी, मींस वो पहचान नहीं पाएगी, तो इजिली ऑर्गन हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट क्रिएट, एक मिनट, ठीक है, वायर चिपक गया मेरे, तो इट क्रिएट एडवर्स इफेक्ट और एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सो दिस इम्यूनिटी is suppressed at the time of
at the time of organ transplantation, organ transplantation। ठीक है, इस इम्यूनिटी को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है जबकि किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाए। अब आप खुद समझिए, इम्यूनिटी तो अच्छी चीज होती है, इम्यूनिटी क्या है, जो कि हमें डिसीज नहीं होने देती, लेकिन ये वाली इम्यूनिटी एडवर्स इफेक्ट डाल देती है जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो इम्यूनिटी को वीक कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि ये नॉन सेल्फ को पहचान के उसे खत्म करने लगेगी, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उस पर ही एडवर्स इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगी। बात समझे इतना, तो इसलिए इसे सप्रेस कर दिया जाता है। आप खुद समझिए, अगर किसी पर्सन जिसका की ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, उसकी सर्जरी हुई है, उसके अंदर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है और उसके बाद उसकी इम्यूनिटी भी वीक कर दी है, तो पर्सन कितना वीक हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसे कम से कम आपका 2 से लेके 6 महीने तक अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेसिफिक डॉक्टर, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में उसे रखा जाता है, क्योंकि उसे कोई दूसरी डिसीज ना हो जाए, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक करना पड़ा है उसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते टाइम। ठीक है, तो ये सारी बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो कहानी मैंने समझाई है समझ गए तो फटाफट से यस लिख दो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं समझ पाते कि इम्यून सिस्टम को कब वीक करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हमें अपना इम्यून सिस्टम कब वीक करना पड़ता है, आप कहोगे इम्यून से पागल हो क्या जो इम्यून सिस्टम वीक करे, इम्यूनिटी होना तो अच्छी बात है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इम्यून सिस्टम वीक करना ही पड़ता है, तभी वो ऑर्गन एक्सेप्ट करती है हमारी बॉडी। ठीक है, चलो भाई समझ गए सब, रफ कर दूं इसे। चलिए रफ कर देती हूँ। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है 250 से स्टार्ट हुई थी क्लास ना आज। हाँ सुनिएगा, अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसके जो स्ट्रक्चर है इसे बताया था साइंटिस्ट थे एमिल वॉन बेयरिंग। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने बताया था, एमिल वॉन बेयरिंग। ठीक है, एमिल वॉन बेयरिंग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, आपका पूरा स्ट्रक्चर बताया था एंटीबॉडी का। ठीक है, किसने, एमिल वॉन बेयरिंग ने। ठीक, अब जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कितने टाइप की होती है, तो समझिएगा 4 टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। 4 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज present in ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 टाइप की एंटीबॉडी मिलती है, और ये 4 टाइप की एंटीबॉडी कौन सी है, पहली है IgG। ठीक है, कौन सी है, IgG। यहाँ पर IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये IG है, IG क्या है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है, आपकी प्रोटीन। तो प्रोटीन बेटा कितने टाइप की होती हैं, प्रोटीन जो है 4 टाइप की होती हैं, IgG, दूसरी कौन सी है आपकी IgE, और कौन सी है IgM, और कौन सी है IgA। ठीक है, ABCD। तो ये 4 टाइप की हमारी बॉडी के अंदर क्या मिलती है, एंटीबॉडीज मिलती हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है, ये सबसे अधिक मिलती है कौन सी, IgG वाली। ठीक है, IgG जो है देख लीजिए 4 टाइप की एंटीबॉडीज मिलती हैं, कौन कौन सी है, IgG, IgE, IgM और IgA।
इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीबॉडी कौन सी है आपकी, IgG, ठीक है। और IG का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोटीन विच इज रेस्पॉन्सिबल, ग्लोबुलिन क्या होती है, प्रोटीन, और इम्यूनो का मतलब क्या है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो एक ऐसी प्रोटीन जो कि इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। जानते हो ना, एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बन जाती है तभी हमें कोई डिसीज नहीं होती, यानी कि हमारी डिसीज रेजिस्टेंस पावर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कितने टाइप की है, 4 टाइप की, IgG, IgE, IgM और IgA, ठीक। चलिए, सबसे पहले बताया था एमिल वॉन बेयरिंग ने। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं, और जो पॉइंट है वो क्या है, एंटीबॉडीज made up by 2 टाइप ऑफ चेन, ठीक है। ये 2 टाइप की चेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये 2 टाइप की चेन कौन कौन सी होती हैं, इसमें 2 होती हैं लाइट चेन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये 2 टाइप की चेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक तो होती है कौन सी, लाइट चेन, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। और दूसरी होती है कौन सी हमारी, हैवी चेन, जिसे कि रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, H से, ठीक। तो एक एंटीबॉडी, एक सिंगल एंटीबॉडी है, अगर हम सिंगल एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एंटीबॉडी 4 टाइप की होती है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है, इसमें 2 चेन होती हैं, 2 चेन में एक लाइट चेन और आपकी कौन सी होती है, दूसरी हैवी चेन। अब एक एंटीबॉडी के अंदर कितनी लाइट चेन होती है, 2 लाइट चेन, ठीक है, क्या होती है, 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती है और 2 हैवी चेन प्रेजेंट होती है। क्या बोलती है, हैवी चेन। एक एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो लाइट चेन है, भाई आपको पता है एंटीबॉडी अभी जस्ट मैंने बताया ग्लोबुलिन है, तो नेचर में कैसी होती है, नेचर में कैसी होती है, प्रोटीनेशियस, नेचर में कैसी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और आपको ये भी पता है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मींस प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, प्रोटीन खुद किससे मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है बेटा, एमिनो एसिड, जानते हो ना, एमिनो एसिड। यानी कि जो ये लाइट चेन है और हैवी चेन है, ये किससे मिलकर बनी होंगी, नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बनी होंगी, ठीक है। तो जो लाइट चेन है, लाइट चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, इसमें होते हैं 214 एमिनो एसिड, ठीक। तो लाइट चेन में आपके कितने होते हैं, 214 एमिनो एसिड, और हैवी चेन में कितने होते हैं, 440 एमिनो एसिड, ठीक। तो लाइट हैवी चेन की एक चेन है, 2 चेन की बात नहीं करूं, हैवी चेन 2 होती है, उनमें से एक चेन में 440 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो लाइट चेन है उसकी एक चेन में 214 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस लाइट चेन की बात करें, तो लाइट चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 25,000 डाल्टन, ठीक है, कितना होता है, 25,000 डाल्टन होता है लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और हैवी चेन का मॉलिक्यूलर मास या वेट कितना होता है, 50,000 डाल्टन, ठीक है। तो ये है आपकी जो मैं एंटीबॉडीज बता रही हूँ। एंटीबॉडी 2 टाइप की चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है, और एक एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन मिलती हैं और 2 हैवी चेन होती है। एक लाइट चेन में 214 एमिनो एसिड मिलते हैं और एक हैवी चेन में 440 एमिनो एसिड मिलते हैं। एक हैवी चेन का मॉलिक्यूलर मास 50,000 डाल्टन होता है, जबकि लाइट चेन का मॉलिक्यूलर मास 25,000 डाल्टन होता है, ठीक है। तो ये इतनी बात आप समझिएगा। अब देखिए ये दोनों चेन जब आपस में मिल जाती हैं तो आपकी क्या बनाती है, एक एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी के अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एंटीबॉडी के फॉर्मूला को हम लिखते हैं
H2L2। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, एक सिंगल एंटीबॉडी का फॉर्मूला है क्या, H2L2। H2 का मतलब टू हैवी चेन और L2 का मतलब है टू लाइट चेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम H2L2 लिखते हैं। और समझिए एंटीबॉडीज के बारे में, यहां मैं लिखती हूँ एंटीबॉडीज में जो लाइट चेन और हैवी चेन है, ये आपस में जब जुड़ी होती तो उनके बीच में बनते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, हैवी चेन, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ भाई, तो जो नहीं, ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक, हाँ भाई, तो आपसे मैं बता रही थी कि क्या बता रही थी, हाँ, जो लाइट चेन और हैवी चेन है, लाइट चेन और हैवी चेन, लाइट चेन एंड हैवी चेन आपस में जुड़ती है तभी तो क्या बनता है, सिंगल एंटीबॉडी। तो लाइट चेन एंड हैवी चेन मेक डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, आपस में जुड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाती है, इस बॉन्ड को ध्यान रखिएगा, कौन सा बनाती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। अब एक और बात आपको पता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, पढ़ा चुकी हूँ ये मैं आपके 4th चैप्टर में और 3rd चैप्टर में भी। कोलेस्ट्रम क्या होता है, इनिशियल डेज का मदर मिल्क। ठीक है, उसमें भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो कोलेस्ट्रम में IgA नाम की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका डायग्राम आपको समझाऊं, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, रफ कर दूं इसे, अब पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो, तो ये जो हमारी एंटीबॉडी है, ये कैसी होती है, इंग्लिश का जो वाई अल्फाबेट होती है ना, वाई अल्फाबेट, वाई अल्फाबेट की स्ट्रक्चर की शेप की होती है। ठीक है, और एक बात और, एक सिंगल सिंगल क्या बोले, आपकी जो प्लाज्मा है, ठीक है, हमारी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से ही आपको पता है ना, ब्लड में ही एंटीबॉडीज बन रही थी, तो ब्लड में स्पेशली जो प्लाज्मा है हमारा, मींस आप कह सकते हैं प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल फॉर्म 2000 एंटीबॉडी पर सेकेंड। आप समझ रहे हो कितनी फास्ट बनाती हैं, 1 सेकंड में एक प्लाज्मा सेल से। ठीक है, आप ये समझिए 1 सेकंड में हमारी प्लाज्मा सेल से कितनी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, 2000 एंटीबॉडीज बन जाती है। कितनी जल्दी बनती है, 1 सेकंड के अंदर 2000 एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी होती है प्लाज्मा सेल में। ठीक, चलो आ जाओ, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होती है आपकी वाई शेप। ठीक है, इंग्लिश का वाई आप सभी ने देखा होगा, तो ये जो है एंटीबॉडी कैसी होती है, वाई शेप होती है। तो देखिए ये मैं बना रही हूं आपकी वाई शेप एंटीबॉडी, ये जो बना रही हूं ये तो है क्या, इसकी हैवी चेन। ठीक है, कौन सी है ये, हैवी चेन, ये दोनों ही मैंने बना दी हैवी चेन। ठीक है, अब इसके साथ कौन सी चेन जुड़ेगी, इसके साथ जुड़ेगी बेटा आपकी लाइट चेन। ठीक है, यहां पर आपकी बनेगी लाइट चेन। ठीक है, लाइट चेन छोटी होंगी, ये बन गई लाइट चेन। ठीक, ये कौन सी है, लाइट, लाइट चेन। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती हैं, बाय सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, बाई सल्फाइड बॉन्ड या डाई
सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। बाई सल्फाइड बॉन्ड या डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़ी होंगी दोनों चेन। हैवी हैवी वाली भी आपस में इसी टाइप से जुड़ी होंगी, ठीक है, इस टाइप से। और जो आपकी लाइट और हैवी है, इनके बीच में भी क्या बन रहा होगा, इनके बीच में भी डाई सल्फाइड बॉन्ड बन रहा होगा इस टाइप से, ठीक। और आपको पता है एंटीबॉडी एंटीजन स्पेसिफिक होती है, मींस सभी की एंटीबॉडी आपकी सभी एंटीजन पे वर्क नहीं करती। जैसे अभी आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, तो ये केवल इफेक्ट करेगी किस पर, कोरोना पर, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये स्पेसिफिक कैसे होती है, इनके प्रोटोटाइप पर, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक आपकी कुछ इस टाइप की डिजाइन बनी होती है, ठीक है, इस टाइप की डिजाइन बनी होती है, जहां पर ये एंटीजन, इसे हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये कौन सी साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कैसे पहचानती है एंटीजन बाइंडिंग साइट को। अब एक एंटीजन ये है, एक एंटीजन आपका इस टाइप का है, ठीक है, एक एंटीजन ऐसा है, एक एंटीजन ये है, ये सब क्या है हमारे एंटीजन। तो ये वाली अगर इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट ऐसी ऐसी बनी हुई है ना, इस टाइप से बनी हुई है, तो इसमें कौन सा एंटीजन, ठीक है, ये है आपका एंटीजन। और ये पूरी मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस एंटीबॉडी में कौन सा एंटीजन बाइंड अप हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ही तो है, ऐसा तो नहीं कि कोई भी एंटीजन बाइंड अप हो गया। तो ये क्या होती है बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है एंटीबॉडी को स्पेसिफिक नेचर प्रोवाइड कराती है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन को ही अपने साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका एंटीबॉडी का। जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसमें दो होती है लाइट चेन, लाइट दो होती है, ये ग्रीन वाली लाइट चेन है, जिनमें आपकी 214 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये है आपकी हैवी चेन, जिसमें 440 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। लाइट चेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 25,000 डाल्टन, और हैवी चेन का कितना होता है, 50,000 डाल्टन, ठीक। और इनके बीच में ये आपस में जुड़ी कैसे होती है, बाय फॉर्मेशन ऑफ बाइसल्फाइड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग साइट होती है और इसे हम बोलते हैं आपकी एपिटोप, एपिटोप। और आपको ये भी पता है कि एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के दो साइड होते हैं, एक होता है एन साइड और एक होता है सी साइड, ठीक है। एमिनो एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, तो इस टाइप का होता है NH2CHRCOOH, ठीक है। ये सिंगल एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, जानते हो ना। ये है अमाइन ग्रुप और ये है कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। ये कौन सा है, अमाइन ग्रुप, और ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पर प्रेजेंट, ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है अमाइन ग्रुप और नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप NC, ठीक है। मींस यहाँ पर एक जो आपका कौन है अमीनो एसिड, उसका एन अमाइन ग्रुप, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर अमाइन, फिर कार्बोक्सिलिक, और जो सबसे नीचे अमीनो एसिड होगा उसका कौन सा ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसलिए इसे बोलते हैं सी साइट और इसे बोलते हैं एन साइट। ये सी साइट और एन साइट क्यों, क्या रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर आपकी एंटीबॉडीज के अंदर, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती है एमिनो एसिड में प्रेजेंट अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ये भी समझ गए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, समझ गए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनमें यहाँ पर भी एक मिनट एक और बना दूं, इस टाइप से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2-3 आप बना सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ गए तो बता भी दीजिए। और ये कौन सी है, बाइवेलेंट एंटीबॉडी है। बाइवेलेंट का मतलब दो चेन से मिलकर बनी, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, ठीक है। चलिए, तो ये वाला टॉपिक बेटा अपना कंप्लीट हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। तो एंटीबॉडी और ह्यूमोरल मीडिएटेड ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वगैरह वगैरह। तो अब हम मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय।
चलो बाय बाय बेटा। और कुसुमलता बड़े दिनों के बाद दिखाई दी आज, कहाँ चली गई थी? बाय। अच्छा चलो ठीक है, आजकल बच्चे घूम भी बहुत रहे हैं, है ना। सब कह रहे हैं मैडम रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, हम किसी का तो नेट खत्म, किसी का कुछ खत्म आज। चलिए बेटा बाय।